गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर। आइए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन सेमी मेजर 03। एक वस्तु 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक समतल दर्पण के पास आ रही है। डायग्राम डायग्राम इज मोर इम्पोर्टेंट। डायग्राम बना लीजिए। ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके। एक स्थायी प्रेक्षक उसमें प्रतिबिंब देखता है। स्थायी प्रेक्षक उसमें प्रतिबिंब देख रहा है। प्रतिबिंब स्थायी प्रेक्षक की ओर किस चाल से गति करेगा? एज यू नो, velocity of image with respect to mirror is equal to minus velocity of object with respect to mirror। ठीक है, मिरर तो स्टेशनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे velocity of image is equal to minus velocity of object, डायरेक्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो मीन्स इफ दिस वन इज ऑब्जेक्ट एंड दिस वन इज इमेज, तो इमेज की जो स्पीड है वो ऑब्जेक्ट की जस्ट सेम होगी और डायरेक्शन अलग होगी, इसीलिए वेलोसिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन आएगी। माइनस का साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्शन जस्ट रिवर्स होगी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। आगे चले। वस्तु को दो दर्पणों जिनके मध्य 60 डिग्री का कोण है के मध्य रखी गई है। ठीक है, डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं कि आपको कांस्टेंट निकालना है। दो समतल दर्पण के मध्य कोई भी कोण हो, ठीक है, वो आप अपॉन में रख दीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे 60 डिग्री दे रखा है, तो यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में आई थिंक 6 आएगा। 6 इज ए इवन नंबर। इवन नंबर कभी भी आए तो नंबर ऑफ इमेजेस आपके हो जाएंगी k-1 में 6 - 1 इक्वल टू 5। दैट इज आंसर। आगे चलो। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ हिमसेल्फ डज एन ऑब्जर्वर सी इफ टू एडजेसेंट वॉल ऑफ रेक्टेंगुलर रूम आर मिरर्स सरफेस? ठीक है, एडजेसेंट वॉल है। ठीक है, और यहाँ पे आपके ऑब्जर्वर है या फिर ऑब्जेक्ट भी आप मान सकते हो, ये खुद की इमेज देख रहा है। ठीक है, अब ओनली सिंपली आप इसको एंगल के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। के 360 अपॉन में 90, यह आ जाएगा 4। दैट इज ऑल्सो एन इवन नंबर। देन नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 4 - 1 इक्वल टू 3। आगे चले। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर। किसकी? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण की। ठीक है, अब where should an object of length 4 cm be placed so that an image 1 cm long is formed? तो लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है, मैग्निफिकेशन देख लेते हैं अपन। मैग्निफिकेशन आई थिंक 1/4 हो रहा है। इमेज 1 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट आपके 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप क्या कर देंगे, 1/4। और शॉर्ट इमेज कब मिलेगी आपको? रियल केस के अंदर मिलेगी, कॉनकेव मिरर के अंदर। तो 1/4 इक्वल टू माइनस v/u, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो आपको u निकालना है, तो v आप रिप्लेस करोगे u/4 से। ठीक है, अब आप फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर दीजिए, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4/u प्लस 1/u इक्वल टू -1/12। बिकॉज मिरर कौन सा है? कॉनकेव मिरर। तो डायरेक्टली आप 5/u आपके पास आ जाएगा, -1/12। u इक्वल टू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा मिरर से। आगे चले। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज 20। डिटरमाइन वेयर एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस। देखिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो तो हमेशा आपको कहा गया होगा वो टेबल आपको याद रखनी है। टेबल यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। कैसे? 2f कितना है यहाँ पे? 40। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40। एन एफ कितना है? 20। आपको याद होगा 2f तक, जब तक ऑब्जेक्ट 2f तक आता है, इधर से इन्फिनिटी से 2f तक आता है, तो आपके इमेज का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होता है। 2f पे एग्जैक्टली सेम साइज बनता है। और 2f से जब इधर जाएंगे, 2f से f के बीच में, ठीक है, 2f से f के बीच में जब जाएंगे तो आपके जो इमेज का साइज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, इमेज का साइज इंक्रीज होता है। f से इधर चले जाएंगे तो इमेज जो है साइज तो इंक्रीज हो जाएगा लेकिन वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला है? इमेज इज रियल। तो केस कौन सा हो सकता है? 2f और f के बीच में कोई भी अपन वैल्यू ले सकते हैं, इन बिटवीन 2f एंड f।
तो 40 एंड 20 के बीच में कोई वैल्यू देखिए 30 आंसर। एफ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, ठीक है, 2 टाइम्स नहीं मिलेगा। तो ए इज माई आंसर। आगे चले। ए कॉनकेव मिरर सॉरी कॉन्वेक्स मिरर हैज ए फोकल लेंथ एफ, ठीक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूले से ही इसको करेंगे अपन। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस एफ, ठीक है, 1/f एफ 1/v, तो आई थिंक ये हो जाएगा 2/f, तो v कहाँ मिलेगा, f/2। आगे चले। द मैग्निफिकेशन m, ठीक है, m इज इक्वल टू -v/u, u इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -v/m, ठीक है। अपन डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। अब आप इसको देखो, मैं केस लेके चल रहा हूँ आपके मिरर के लिए, आप लेंस के लिए भी सॉल्व करेंगे तो भी सेम आएगा, वो आप ट्राई कीजिए। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब 1/v माइनस m/v, ये ऐसे ही लग गया है। इरेजर कंफ्यूजन रहेगा इससे फिर, ठीक है। अब देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f। अपने को किस फॉर्म में चाहिए, m चाहिए, m इज इक्वल टू की फॉर्म में, ठीक है। m को इधर ले जाओ, m को इधर और 1/f को इधर, तो आई थिंक ये वाली इक्वेशन आपके बन जाएगी, ठीक है। तो ये f माइनस v अपॉन में f इज इक्वल टू m, ये बन जाए। तो फर्स्ट विल बी माई आंसर। आगे चले। n आवर्ती, तो n आपको दे रखा है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा आपको दे दिया है वेवलेंथ, एंड v आपको दे दिया वेलोसिटी, ठीक है। कांच की पट्टी कैसे गुजरती है, कांच की पट्टी कैसे गुजरेगी मीन्स किस किस चीज़ पे इफेक्ट आएगा, देखो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम ही रहती है, चाहे किसी मीडियम से आप उसको पास करवा दीजिए। क्यों, क्योंकि क्या है, फ्रीक्वेंसी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ठीक है। लैम्डा और जो v है वो चेंज हो जाएंगे, v अपॉन में लैम्डा, सॉरी v अपॉन में लैम्डा नहीं, v अपॉन म्यू, ठीक है, v अपॉन में म्यू, लैम्डा अपॉन में म्यू एंड v अपॉन में म्यू। तो ये ऑप्शन होगा, आई थिंक सेकेंड ऑप्शन में एग्जैक्टली मैच हो रहा है। इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म 60 एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, देखो डेल्टा मिनिमम की बात कर रहा है, डेल्टा मिनिमम के लिए डायरेक्टली आप कह सकते हैं r इज इक्वल टू a/2, ठीक है, तो 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री, दैट इज माई आंसर। आगे चलें। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी आए तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल द एंगल ऑफ प्रिज्म मीन्स डेल्टा प्लस a/2 अपॉन में साइन ए, ठीक है। अब देखना डेल्टा m एंड a दोनों के दोनों सेम है, तो आई थिंक मैं a की फॉर्म में सॉल्व कर लेता हूँ इसको। यहाँ पे आई थिंक आ जाएगा आपके पास, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, ये आई थिंक a/2, ठीक है, अपॉन में आएगा साइन a/2, तो 1.5, यहाँ पे साइन 2a वाला फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, 2 साइन a/2 कॉस a/2 अपॉन में साइन a/2, साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 0.75 इज इक्वल टू कॉस a/2। अब कॉस 41 डिग्री दे रखा है 0.75, तो 41 डिग्री इज इक्वल टू a/2, तो a कितना आ जाएगा, आई थिंक 41 डिग्री इंटू में 2, 82 डिग्री, ठीक है। आगे चलें। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ थिन प्लेन कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल 1.6, द पावर ऑफ द लेंस विल बी। देखिएगा पावर से पहले आपको f निकालना हो, सही है, पावर से पहले आपको f निकाल के देखना होगा, और f के लिए अपन 1/f इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1, ठीक है। प्लेन कॉन्वेक्स लेंस है तो एक साइड तो प्लेन है, तो वो तो ज़ीरो हो जाएगा,
नेक्स्ट साइड से 1/15 अपने पास आ जाएगा। यहाँ पे आप एफ देखेंगे तो 15 अपॉन में 0.6 या फिर 75/3 सेंटीमीटर मेरे पास आ जाएगा। अब पावर देख लीजिए आप, तो पावर देखेंगे आप जब 300 अपॉन में 70, मतलब सेंटीमीटर में नहीं लेते ना, मीटर में लेते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा +40। आगे चले, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कांच का बना हुआ है, तो 1/f 1.5 - 1। ठीक है, ये आप 2/r ले लीजिए। ठीक है, 1/f डैश जब कभी भी मीडियम यूज में लेते हैं तो म्यू लेंस अपॉन में म्यू मीडियम 1.25 - 1 2/r डिवाइड कर दीजिए, f'/f इज इक्वल टू, ये आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं डायरेक्ट, डिवाइड कर देने के बाद में जो बना है मेरे पास म्यू मीडियम इंटू में म्यू मीडियम। ठीक है, अब मैं डिवाइडेशन के बाद में डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ वैल्यूज, देखिएगा 0.5 इंटू में 1.25। ठीक है, म्यू लेंस -1 कितना 0.5 एंड म्यू एम 1.25 अपॉन में 0.25। ठीक है, और इंटू में 1.25, सॉरी ये 1.25 मैंने लिख दिया है, तो 1.25 ही रहने दें इसको। चलिए, तो ये म्यू एम हो गया, ये म्यू एल -1 हो गया, ये 0.25 हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो f को साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 1.25 अपॉन में 0.25 इंटू में 2, तो आई थिंक इसको जब सॉल्व करेंगे 2.5 आएगा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। आगे चले, टू कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 4D एंड 6D are separated by distance 1/6 मीटर। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो P1 + P2 - D P1 P2 से आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 + 6 - 1/6 इंटू में 6 इंटू 4, 6 से 6 कट जाएगा, तो आई थिंक +60 पावर अपने पास नेट आ जाएगा। देखिए बच्चों, निम्न में से किसमें नलिका की लंबाई अभिदृश्यक तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी के योगफल के बराबर होती है? मीन्स F0 + FE, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा एक ऑप्शन एग्जैक्टली आपको ध्यान होना चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर L = F0 + FE होता है। ठीक है, और इसके अंदर अपन 2 लेंसेज यूज करते हैं, दोनों को दोनों लेंसेज कौन से होते हैं? कॉन्वेक्स। गैलीलियन टेलीस्कोप के अंदर L = F0 - FE होता है, इसके अंदर 2 लेंस यूज करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। वन तो होता है आपके कॉन्वेक्स एंड अदर होता है कॉनकेव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो गया, लेकिन बाकियों की भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। F0 + 4F1 + FE, इसके अंदर अपन 3 लेंस यूज करते हैं, सारे के सारे लेंस कौन से हैं? कॉन्वेक्स। माइक्रोस्कोप के अंदर इसने एग्जैक्टली बताया नहीं है, यदि कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिया हुआ होता, सिंपल ओनली माइक्रोस्कोप दिया हो तो सिंपल माइक्रोस्कोप हो सकता है। ठीक है, तो वो तो अपने ऑप्शन में आएगा नहीं वैसे ही, तो फर्स्ट ऑप्शन इज योर आंसर। अब बस ये ध्यान रखिएगा कितने कितने लेंस यूज कर रहे हैं अपन, 2 2 एंड 3। आगे चले, 2 कॉन्वेक्स लेंस, देखो 2 कॉन्वेक्स लेंस का बोल रहा है ये, तो एस्ट्रोनॉमिकल ही बना रहा है। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल ही बना रहा है ये, तो मीन्स F0 + FE आप डायरेक्टली कर दीजिए, 0.05 ही आ जाएगा बच्चों, 0.35 मीटर। ठीक है, आगे चले, देखिएगा वन वेव आपके दे रखी है sin ω t की फॉर्म में, सेकेंड वेव दे रखी है देखो कॉस के फॉर्म में, तो अपन क्या करेंगे, कॉस वाले को साइन की फॉर्म में चेंज कर लो, E2 sin ω t + 5 + π/2, ऐसे अपन ने चेंज कर लिया। अब अपन जब इसको चेंज कर रहे हैं तो अब अपन देखते हैं डेल्टा फाई यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे डेल्टा फाई आएगा π/2 + 5, डेल्टा फाई अपन ने निकाल लिया। ठीक है, डेल्टा फाई मीन्स फेज डिफरेंस, कलांतर। अब पथांतर की बात कर लेते हैं, पार्ट डिफरेंस की। पार्ट डिफरेंस कब
अपन कर सकते हैं फॉर्मुलेटेड, जब लैम्डा अपॉन में 2 पाई से अपन मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किसको, कलांतर को, फेज डिफरेंस को। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चले। यंग के व्यतिकरण के प्रयोग में दो रेखा छिद्रों की चौड़ाई में अनुपात दिस है। व्यतिकरण प्रारूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। अच्छा देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली विथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो I1 I2 का जो रेशियो है वो आई थिंक मिलेगा मेरे पास 1/4। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम। इसके लिए जब भी रेशियो के फॉर्म में दे रखा हो तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, +1 का होल स्क्वायर अपॉन में √I1/I2 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा 1/2 +1 का होल स्क्वायर और 1/2 -1 का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर दे रखा है, माइनस तो बाहर आएगा नहीं, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर अपॉन में -1/2 का होल स्क्वायर। तो आई थिंक ये 3 नहीं, 3/4 नहीं, 9/4 है आई थिंक। ठीक है, तो ये आपके आ जाएगा 9/4। 9/4 और अपॉन में आएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 9/1 विल बी योर आंसर। आगे चले। तो पार्ट डिफरेंस, देखो पार्ट डिफरेंस दे रखा है अपने सॉरी, फेज डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, फेज डिफरेंस निकालो, कितना आएगा 2 पाई/λ इंटू में n लैम्डा, लैम्डा एन लैम्डा। देखो 2n पाई, पाई का मल्टीपल है, ठीक है, इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल पाई मीन्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो हमेशा क्या मिलेंगी, ब्राइट मिलेंगी, दीप्त मिलेंगी इस पर्टिकुलर केस में। द अकरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न, देखो हमेशा ध्यान रखना, डिफ्रैक्शन पैटर्न है, विवर्तन प्रतिरूप है, वो हमेशा निर्भर करता है आपके स्लिट की चौड़ाई जो होगी वो लगभग तरंग दैर्ध्य के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप क्या देख पाएंगे, विवर्तन प्रतिरूप, डिफ्रैक्शन पैटर्न। स्लिट विड्थ दे रखी है, ठीक है, देखिएगा साइन थीटा जो होगा वो होगा λ/d। ठीक है, अब थीटा जो निकलेगा यहाँ से, देखिएगा λ/d कर देते हैं। लैम्डा कितना है, 6 इंटू में 10⁻⁻7, 12 इंटू में 10⁻⁻7, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, डी मैंने रख दिया, लैम्डा रख दिया 1/2, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। लेकिन ये पूछ क्या रहा है, एंगुलर विड्थ मीन्स 2 थीटा, 60 डिग्री विल बी माई आंसर। ठीक है, आगे चलें। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट which reflected ray is totally polarized for reflection from air to glass, refractive index n। देखिएगा ये आपके नॉर्मल, ठीक है, ये आपके रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, ये है आपके रिफ्लेक्टेड रे और ये है इंसिडेंट रे। अब देखिएगा ये जो एंगल होता है, ठीक है, यदि आप स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर एंगल पे डालोगे जिसको अपन बोलते हैं पोलराइजेशन एंगल, पोलराइजेशन एंगल पे डालते हो तब आप ये कह सकते हो कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होगी, कम्प्लीटली पोलराइज्ड। नहीं तो दूसरे केसेस के अंदर क्या होता है, दूसरे केसेस के अंदर पार्शली पोलराइज्ड होती है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर केस ऐसा आएगा जिसके अंदर कम्प्लीटली पोलराइज्ड आएगा, वो डायरेक्टली आपको फॉर्मूला ध्यान होगा tan phi इज इक्वल टू n। तो phi जो होगा वो हो जाएगा tan इनवर्स n। ये फॉर्मूला बेस है, डी ऑप्शन इज माय आंसर। The radius of a first orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom. The radius of its fourth orbit is एकदम easy सॉरी Rn देखिए 0.53 n स्क्वायर बाय z एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, z बना जाएगा, तो Rn डैश आपको निकालना है। ठीक है, स्पेसिफिकली मीन्स Rn तो डायरेक्टली हो जाएगा, या फिर आप इसको कीजिए टर्म्स को, ये R4 लिख लीजिए। क्या डैश लिखने की हमेशा आदत रही हुई है, R4 लगाएंगे आप तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको इनटू करेंगे तो 8.48 एंगस्ट्रॉम विल बी योर आंसर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अब देखिएगा
काइनेटिक एनर्जी जो आप लेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी z²/n² के। तो ke1 अपॉन में ke2 इज इक्वल टू 2/1 का होल स्क्वायर। आई थिंक जेड से जेड तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एन चेंज होगा, ठीक है। तो ke2 जो होगा वो हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आर दे रखा है, सबसे पहले आर को चेंज कर लीजिए आप, ठीक है, 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो RC/Z² 1/NF² माइनस 1/NI²। वैल्यूज पुट कर दीजिए, 10/7, 3 × 10⁸ जेड तो 1 ही था, 1/4 माइनस 1/16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9/16 × 10⁻15 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। A moving car this velocity this has a associated de Broglie wavelength। डी ब्रोगली वेवलेंथ के बारे में चर्चा करना चाह रहा है ये। तो लेमडा अपने को पता है h/p है, ठीक है, ड्यूल नेचर से अपन जानते हैं ये। तो 6.62 × 10⁻34 अपॉन मोमेंटम मास इनटू में वेलोसिटी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1.1 × 10⁻⁻38 मीटर यू विल गेट। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल अप्रोक्सीमेटली बी, ठीक है। देखिएगा एनर्जी hc/λ इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है, h/λ इज इक्वल टू E/c, ठीक है। अब h/λ आपको पता होना चाहिए मोमेंटम, E/c डायरेक्टली इसको रख दीजिए, 1.6 × 10⁻⁻19 ये इंटू है भाई, ठीक है, ये वाला साइन इंटू का 10⁻⁻19 अपॉन में 3 × 10⁸, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके 5 × 10⁻22 kg मीटर पर सेकेंड आ जाए। ओके बच्चों, आगे चले। द वर्क फंक्शन ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रिक मटीरियल इज 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो HF जो होता है वो होता है 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। HF मीन्स एनर्जी से ही रिलेट करते हैं, वर्क फंक्शन एक्चुअली में एनर्जी को रिलेट कर रहा है। 3.3 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन के अंदर h 6.6 अप्रोक्स, आप कहेंगे 6.62 में 6.6 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 10⁻⁻34, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो होगी आपके पास आ जाएगी 8 × में 10⁻14 हर्ट्ज। आगे चले। एनर्जी ऑफ फोटोन इज दिस, देन इज मोमेंटम इज, वापस आई थिंक वही फॉर्मूला आया है, मोमेंटम एनर्जी दे रखी है मेरे को 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन क्या कर दूंगा मैं, c से डिवाइड कर दूंगा। अभी तो फॉर्मूला किया था अपन ने, h/λ इज इक्वल टू E/c, बस वही लगाना। क्या आ जाएगा, लगभग 10⁻66 × 10⁻10.66 माइनस 27 kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। आगे चले। द रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर नंबर दिस, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर नंबर 54 विल बी, ठीक है। अब देखिएगा रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू e⁻⁴, ठीक है, कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर नंबर है। अब देखिएगा R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 की पावर 1/3, न्यूक्लियर नंबर ले रहा हूँ मैं ये, ठीक है, जो आपके दे रखा है। तो R1 1.5 × 10⁻⁻15 अपॉन में R2 A1/A2 2 अपॉन में 54 की पावर 1/3। R2 आपके पास आई थिंक ये 27 आएगा, 27 की पावर 1/3 3 आ जाएगा, तो 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 × 10⁻⁻15। तो अभी तक बहुत ज़्यादा इजी पेपर चल रहा है ये, ठीक है, आई होप इजी ही होना चाहिए। तो आपको ध्यान होना चाहिए जब न्यूक्लियॉन्स मिल के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जब न्यूक्लियॉन्स मिल के न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो मास डिफेक्ट, कुछ जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होता है।
जो कि बाइंडिंग एनर्जी बनती है न्यूक्लियस की। तो एग्जैक्ट रिलेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड एम एन प्लस जेड एम पी। मतलब फॉर्म जो न्यूक्लियस है उसका जो मास है वो हमेशा कम होगा न्यूक्लियस के मास को ऐड करेंगे तो, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम 4 कि देखिएगा हीलियम 2He4, ठीक है। अब इसका टोटल जो आपके न्यूक्लियस का टोटल मास दे रखा है अपने को 4.001508 मास डिफेक्ट कैलकुलेट करना है। तो इसके अंदर देखो दो तो होंगे आपके पास प्रोटॉन एंड दो होंगे न्यूट्रॉन, ठीक है, दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन। तो आप जब प्रोटॉन को देखेंगे, प्रोटॉन का टोटल मास देखेंगे तो 2 इंटू 1.007276 U। तो यहाँ पे आपके पास आई थिंक आ जाना चाहिए 2.014552, ठीक है। अब आप देख लीजिए न्यूट्रॉन का, न्यूट्रॉन का जब आप देखेंगे तो 2 इंटू 1.008665 U। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.01733। इन दोनों को अब ऐड करना है, ऐड करेंगे, ठीक है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का टोटल मास ले रहा हूँ मैं ये, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आई थिंक आ जाएगा 4.031882। सिंपल मल्टीप्लिकेशन से कैलकुलेटिव हो रहा है ये, ठीक है। मास डिफेक्ट आपको निकालना है तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस एम, जो टोटल न्यूक्लियस का इसने दे रखा है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.030374, दैट इज योर आंसर। अब द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए ड्यूटेरियम nucleus is about 1.115 mega electron volt per nucleon, then the mass defect of the nucleus is about, ठीक है। अब देखिएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये बोल रहा है, ठीक है। तो मास mc² इज इक्वल टू ई, ये रिलेशन अपने को यूज में लेना है। तो ये पर्टिकुलर एक का यदि मैं निकालूंगा तो 1.15 इंटू 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉनों का चार्ज आ जाएगा यहाँ पे अपॉन c² 9 इंटू 10⁻16। अब इंटू ये अपने को निकालना है AMU में। AMU में कभी भी क्वांटिटी मास को देखना हो तो 1.6 इंटू 10⁻27 का डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ से आपके पास एक का सिंगल का आ रहा है आपके पास 0.0012, ठीक है। तो न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा 0.0024 U। ये U क्या शो कर रहा है, AMU एटॉमिक मास यूनिट। आगे चले 33, ये द प्रेशर ऑन है रेडियो एक्टिव मटेरियल इज इंक्रीज 3 टाइम्स देन द मीन लेफ्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देखो न्यूक्लियर रिएक्शन है या न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा में 20 बीटा पार्टिकल पर सेकेंड एट 10 डिग्री, ठीक है। टेम्परेचर का भी नो इफेक्ट, फिजिकल कोई भी चीज़ होती है ना उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि वो जो फिजिकल जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिव मटीरियल जो होते हैं उनकी जो रिएक्शंस होती है उसके ऊपर टेम्परेचर है नो इफेक्ट, ठीक है। आगे चले 35, फ्रैक्शन ऑफ 5/9 ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज टाइमली। देखो n/n0 जो रेशियो है वो ये शो करता है कि बचे हुए कितने हैं। तो 1 माइनस 5/9, लेट अज्यूम 1 लिया होगा अपन ने, तो 4/9 मेरे पास बचे हुए हैं। तो मैं डायरेक्टली 4/9 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लेमडा टी कर देता हूँ। यहाँ पे आई थिंक जो ये टी है ना, ये 1/2 जो लिखा हुआ है, जो यहाँ पे आपके ये जो 1/2 लिखा हुआ है ये यहाँ पे t/2 होना चाहिए था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में चेंज करके देखेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड ही बोल रहा है कि कितने सब्सटेंस, लेट अज्यूम x रहेंगे, n/n0 का रेशियो x रहेगा, टाइम अपने को दे दिया इसने t/2, ठीक है। अब आप देखिएगा डायरेक्टली यदि आप इसको डिवाइड करेंगे तो e की पावर के अंदर पॉजिटिव में चला जाएगा। फिर बेसिकली अपने क्या करना है, लेमडा को गायब करना है। लेमडा को गायब करने के लिए मैं क्या करूँगा, ln 4/9, ध्यान से देखते रहना, बहुत अच्छी चीज़ करवा रहा हूँ अब मैं।
अपॉन में ln x इक्वल टू ln जब आप लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लेमडा टी अपॉन में माइनस लेमडा टी बाई टू। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और लेमडा टी से लेमडा टी टू ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2/1। ठीक है, अब इक्वेशन बन जाएगी ln x इज इक्वल टू ln, अब ध्यान देना 2/3 का स्क्वायर अपॉन में 2। अब ln के अंदर यदि x स्क्वायर हो तो 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 बाहर आते 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आई थिंक हो जाएगा ln x इज इक्वल टू ln 2/3। ln से ln उड़ा दो, एंटी लॉग ले लो दोनों साइड में, तो x क्या आ जाएगा 2/3। दैट इज माई आंसर। अगेन 64 ग्राम्स। अब देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना तो आपको देखना है हाफ लाइफ, मतलब 64 ग्राम का 1 बचा है तो कितने हाफ लाइफ इसने कंज्यूम किए होंगे। मीन्स पहले 64 था, फिर कितना हो गया 32। ठीक है, ऐसे ये हाफ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब हाफ की पावर n, तो आई थिंक 1 ग्राम बचा हुआ है, तो 64 ग्राम्स को 64 ग्राम से डिवाइड करूंगा तो 1 बचेगा। मीन्स 1/2 का 64 कब आएगा जब n इक्वल टू 6 होगा। मीन्स 6 हाफ लाइफ। ये देखो सिंबॉलिकली आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन इस चीज़ को कर सकते हो कि नंबर ऑफ एक्टिव एलिमेंट इतने बाकी हैं सिंबॉलिकली, तो डायरेक्टली उससे कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 हाफ लाइफ। ठीक है, तो 6 हाफ लाइफ 2 आवर्स में 6 हाफ लाइफ हो रही है इसकी। ठीक है, तो 1 हाफ लाइफ कितने की होगी आई थिंक 20 मिनट। ठीक है, इससे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन कंडक्टर एकदम इजी है। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड आर ओवरलैप्ड P। The forbidden energy gap of germanium semiconductor 0.7 means forbidden energy gap means that is valence band, that is conduction band। इनके बीच में जो गैप है वो 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। अभी कह रहा है द मिनिमम थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द कंडक्शन बैंड फ्रॉम द वैलेंस बैंड शुड बी। अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करवाने के लिए मिनिमम एनर्जी यही तो है, कितनी है 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही अपने को थर्मल एनर्जी की फॉर्म में देना होगा। ठीक है, the energy of a photon of sodium light this equal the band gap of a semiconductor, the minimum energy required to create an electron hole pair। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर अपने को क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 400 पावर में 4890। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई थिंक एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद है आपको, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर एनर्जी चाहिए होती थी तो 12,400 अपॉन में एंगस्ट्रॉम के अंदर अपन लैम्डा रख देते थे तो एनर्जी आ जाती थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मीन्स एक इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। आगे चले, those material in which number of holes in valence band are equal to number of electrons in conduction band is called intrinsic semiconductor। intrinsic semiconductor, that is your answer। theoretical question है B। 41 a potential barrier this exists in PN junction, electric field E is equal to V by D। ठीक है, D 5 इंटू 10 टू की पावर -7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू में 10 टू की पावर 6 वोल्ट पर मीटर आपके पास आ जाएगा। 42। अब देखिएगा कभी भी आप ऐसे ना लेके चलें कि ये पॉजिटिव है तो ये ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या देखना है, रेस्पेक्टिव देखना है। जैसे मान लो कोई भी जो अपने डायोड का टर्मिनल है वो टर्मिनल आपके -10 पे है और एक टर्मिनल आपके पास -2 पे है, तो ये जो -2 पे है ना दैट इज कंसिडर एज पॉजिटिव टर्मिनल एंड दैट इज कंसिडर एज नेगेटिव टर्मिनल। बात समझ में आ रही है, मीन्स ये हायर पोटेंशियल कंसिडर किया जाएगा और वो लोअर पोटेंशियल कंसिडर किया जाएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यदि डायोड इसके अंदर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है फॉरवर्ड बायस। इसी कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ किया गया है और बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। दूसरा ऑप्शन में देखिए, एक पोटेंशियल हायर कौन सा है 10 वोल्ट एंड लोअर कौन सा है 5 वोल्ट, एग्जैक्टली हो जाएगा इसके अंदर फॉरवर्ड बायस, अगर अभिनति हो जाएगा। 4 में देखिए -5 एंड
-12 जो मैंने यहाँ केस लिया है वही यहाँ है। -5 -12 के रेस्पेक्टिवली के अंदर हायर पोटेंशियल कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। 5 देखिए, -10 एंड 0। अब -10 के रेस्पेक्टिवली जब मैं 0 को देखूंगा या फिर ग्राउंड को देखूंगा तो वो हायर वोल्टेज पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉरवर्ड हो जाएगा। 2 4 एंड 5। 43 ऐसा क्वेश्चन में हमेशा आप ध्यान रखना, ज़्यादातर कन्फ्यूजन इसी चीज़ पे रहता है। देखिएगा, ये है सेंटर टैप्ड। ठीक है, सेंटर टैप का सेंस क्या है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव नेगेटिव वेव फॉर्म बन रही है, तो अब पॉजिटिव नेगेटिव फर्स्ट साइकिल के अंदर ऐसे बनेगी। ठीक है, और सेकेंड साइकिल के अंदर ये ऐसे बनेगी, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब इस केस के अंदर आप देख सकते हैं डायोड, यदि मैं D2 की बात कर रहा हूँ तो D2 हमेशा जब ये वाला केस बनेगा तभी आपके फॉरवर्ड बायस होगा। तो B एंड D जो है इसी के अंदर ये कंट्रीब्यूट करेगा आउटपुट वोल्टेज में। 44 एकदम इजी है, टेबल को इन्होंने हॉरिजॉन्टली बना दिया है वर्टिकल की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अपन वर्टिकली बना देते हैं, हमेशा वर्टिकल से याद रहता है। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब आपको याद आ जाएगा 0 1 1 1। कौन सा गेट है, और गेट, इजी था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स विल हैव एन आउटपुट ऑफ 1। ठीक है, देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास एंड गेट। एंड गेट्स मीन्स 1.0 इज 0, 1 नहीं आ रहा। सेकंड आपके पास है 1 एंड 0, ये आपके पास है नॉर गेट। ठीक है, कौन सा है, नॉर गेट। नॉर गेट के अंदर देखते हैं, नॉर गेट की इक्वेशन क्या होती है। नॉर गेट की इक्वेशन होती है 1 + b की बार। ठीक है, a + b की बार कर दो तो a बार डॉट b बार। आई थिंक यहाँ पे 0 आएगा। थर्ड देखते हैं, थर्ड आपके पास होगा नैंड गेट। ठीक है, ये है नैंड, यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 0। नैंड की इक्वेशन क्या होती है, a डॉट b की बार। ठीक है, a डॉट b की बार, तो ये हो जाएगा a बार + b बार, ये आएगा फाइनल। ठीक है, मतलब प्लस में आ रहा है, तो मीन्स एक टर्म, लेट अज्यूम ये a है ये b है, तो ये 1 हो जाएगा, ये +0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, फोर्थ जो है, कई बच्चे बोलेंगे फोर्थ कौन सा है, फोर्थ है बच्चों XOR। ठीक है, XOR भी नहीं है, XNOR है ये। ठीक है, XOR तो ऐसे होता है, ये XNOR है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, AB + a बार b बार। जब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 ही मिलेगा, तो आई थिंक थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये प्रयास आपको पसंद आया हो। देखो, पेपर सॉल्विंग जितना शॉर्ट हो सके उतना रखने की ट्राई की जाती है। यदि लॉन्ग लेंथ का लेक्चर बनाना हो तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि पेपर सॉल्विंग के लिए ही 1-1 घंटा नहीं होता आपके पास। तो जितना शॉर्ट हो सका मैंने ट्राई किया है। ओके, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए अपना।